और इंट्रोडक्शन में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आज पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम अभी बड़े सिस्टमेटिक अप्रोच में, चूंकि जैसा कि हम लोग फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज भी हम लोग नाउन के फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो आज हम आपको डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। आज की क्लास में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या होता है बच्चों। ऑब्जेक्ट वैसे तो देखा जाए देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये लो अलग ही झाम इनका चलता है। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 7 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं मैं आपको शो करता हूं। लेट मी शो, वेट 1 मिनट, मैं आपको शो करता हूं। मैं कोई बात ऐसे नहीं बोल देता। मेरे पास एक बुक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मैं 1848 से लेकर के 2023-24 तक जितनी भी बुक्स हैं ग्रामर की, लगभग लगभग मैंने सब पढ़ी। एक बुक है ये, इसके पेज देख करके आप समझ सकते हो कि कैसी बुक होगी। अब इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ लिखा गया है, मैं देखता हूं कहां पर लिखा गया है। आप इस बुक की हालत देख सकते हो, किस तरीके से मैंने इसको सजोया हुआ है, ठीक है। और एक एक बुक के एक एक पेज मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जी, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बुक में लिखा हुआ है देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ए बी, शायद दिख रहा हो आप लोगों को, मैं पास करके दिखा देता हूं। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, ये है आपके सामने ऑब्जेक्ट का पूरा दृश्य। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये बुक दिखाने का क्या लॉजिक है, आप ये बुक क्यों दिखा रहे हो। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके कि हाँ जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो बातें सही हैं। तो आइए एक एक ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं अपने इस स्टैंड को पहले ऊपर करूं तो अलग ही हमको सिस्टम बता दिया। थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। मैं सिखा रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करिए, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। बेसिकली आपके एग्जाम के लिए कहा जा सकता है कि केवल 2 ही ऑब्जेक्ट पढ़ाओ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ा करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर कोई बच्चा जिसके अंदर दिलचस्पी है कि नहीं हम इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज डेवलप करना चाहते हैं, तो उससे किसने ये राइट दिया कि बाकी के बच्चे 5 ऑब्जेक्ट छुपाए जाएं। कल यही एनडीए का बच्चा सीडीएस का पेपर दे रहा होगा, टीजीटी का पेपर दे रहा होगा, पीजीटी का पेपर दे रहा होगा, अंडरलाइन करके पूछा जाएगा इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, और हो सकता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा ही ना गया हो। तब क्या कर लोगे, क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे। नाउ पहले मैं आपको सिखा रहा हूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम होता है एक्यूजेटिव केस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम होता है, पहला टाइप बता रहा हूं, एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूं बच्चों। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम होता है एक्यूजेटिव केस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूं, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूं, तो मुझसे बहुत ज्यादा विलायती होने की उम्मीद भी ना की जाए। कई बार बच्चे कहते हैं ये एक्यूजेटिव पढ़ रहे हो, इसको कुछ और पढ़ा जाता है, तो आप पढ़ लेना। मैं अपने आप को जितना इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं, दिन प्रतिदिन जितना हो पाता हूं, उतना आपके सामने मैं डिलीवर कर पाता हूं।
पहले मैं इरर पढ़ता था, अरुण सर ने टोका कि सर ये इरर नहीं है, ये एरर है, तो मैंने एरर पढ़ना शुरू किया। मैं आल पढ़ता था, चित्रांशी मैम ने कई बार टोका, अरुण सर ने टोका, आल नहीं है ऑल है। कई बार तो क्लास के बच्चों से सीखने को मिलता है। तो देखो हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, काम की बातें सीखना जो शायद तुमको कोई ना बताए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या एक्विजिटिव केस किसे कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है कि वर्ब में अगर हमने व्हाट का क्वेश्चन किया तो जो रिप्लाई मिलेगा उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे या एक्यूजेटिव केस कहेंगे। दोस्तों अगर मैं आपके सामने कहूं आई रोट अ लेटर, मैंने क्या कहा? आई रोट अ लेटर, तो ये जो आ लेटर है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा आई रोट व्हाट आ लेटर, तो आ लेटर कौन सा ऑब्जेक्ट बन गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से एक चीज आप और पता लगा सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। ये भी बात हमें समझने की जरूरत है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? बेसिकली वो व्हाट के रिप्लाई होते हैं। या आपको ध्यान रखना होगा कई बार नॉन लिविंग ना हो करके वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कभी कह दूं आई किल्ड अ रैट, तो अ रैट को कौन सा ऑब्जेक्ट कहोगे? बड़े बड़े दावे फेंकने वाले कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट केवल नॉन लिविंग होता है, तो रैट क्या नॉन लिविंग है? रैट तो लिविंग है ना, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बन गया? इसको भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ग्रामर में रैट को भी क्या कहा गया? रैट को भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा गया, यानी एक्यूजेटिव केस कहा गया। अब बात को तुम समझो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली फंडा क्या है? क्यों इसको डायरेक्ट कहा जा रहा है? क्या वजह है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इसको डायरेक्ट कहा जाता है ऑब्जेक्ट, आई नो, बट व्हाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है? उसके लिए भी मैं आपको एक बुक शो करता हूं। देखो मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तुमको डेफिनेशन दिखाता हूं। ये बुक है ऑक्सफोर्ड ए टू जेड ग्रामर एंड पंक्चुएशन, जॉन सेली सर ने लिखा है। यहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन जाके पढ़ लेना। मैं भी बता रहा हूं और भी तुमको मैं कई चीजें दिखाता हूं। जब बात करते हो इंग्लिश को सीखने की तो बहुत ज्यादा तुम्हें, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा आंखों में ऐसा कुछ दिखे कि हाँ भैया सीख ले जाएंगे, बहुत ज्यादा तुम्हें, कहां गया ये, यहां आ गया, ए टू जेड इंग्लिश यूजेस, इसमें भी आप देख सकते हो। ये भी क्या है? ये ए टू जेड इंग्लिश यूजेस है, इसमें भी आप देख सकते हो। पूरी की पूरी आप मंगा करके पढ़ सकते हो इन बुक्स को, बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, मैं सब आपको मिला करके पढ़ाऊंगा। बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा हूं वो क्या कहना चाह रहा हूं, और जब सबसे तुम्हारा मन भर जाए, तुमको लगे अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो जैसा कि मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपके पास ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स होना चाहिए,
खैर ये तो आपके सामने थ्रेशर्स है जो कि मैं सिनोनिम्स वगैरह के लिए प्रिफर करता हूं, इसको रखिए। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर होगी कहीं पर मेरी डिक्शनरी, दीजिए मुझको। आज मैं बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊंगा और देर तक पढ़ाऊंगा। आई एम इन फुल मूड टुडे। ये देखिए ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। अब इसमें मैं आपको शो करता हूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में क्या लिखा है। बहुत प्यार से सो बेटा बैठो। मैं आपको बहुत, जिन लोगों को लग रहा हो कि क्लास में ये क्या हो रहा है वो जा सकते हैं, लाइव मैं बोल रहा हूं। मुझको किसी से किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। ऑडियंस देखेगी, प्रिफर करेगी, नहीं करेगी, डोंट वरी। द पर्सन हु हैज नो वैल्यू फॉर द नॉलेज, मैं भी उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में यहां भी डिटेल में दिया हुआ है, यहां भी आप देख सकते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट एक्शंस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, कई सारी चीजें दी गई हैं यहां पर भी डायरेक्ट के बारे में। अब मैं कुल मिलाकर के आपको सबका निचोड़ बताता हूं। देखूं सबसे पहले कौन कौन है। चलो, अच्छा आप आ रहे हैं हिमांशु, आप तो आ गए। अब समझो मेरी बात को, जो तुम डायरेक्ट डायरेक्ट कहते हो ना, पहले ये समझो ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो उस वर्ब के इफेक्ट को ऑब्जर्व कर ले, वो ऑब्जेक्ट। क्योंकि वो उस वर्ब के उस इफेक्ट को ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके इफेक्ट को जो ऑब्जर्व कर लेता है, वो ऑब्जर्वर ही तो ऑब्जेक्ट है। कैसे? आई रोट अ लेटर, तो राइटिंग के इफेक्ट को किसने ऑब्जर्व किया, किसने? लेटर ने, तो लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोसेस है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई किल्ड अ रैट, कौन, क्या क्या क्या, व्हाट का रिप्लाई, रैट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होप सो आपको क्लियर होगा। एक्यूजेटिव केस इसी को कहते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करें, दूसरे नंबर पे हमारे सामने आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? नहीं पता है बच्चों को? इनडायरेक्ट का दूसरा नाम होता है डेटिव केस। इनडायरेक्ट का दूसरा नाम होता है डेटिव केस। डेटिव केस क्या होता है कि अरे वर्ब में, क्या वर्ब में whom का क्वेश्चन किया जाए और उसका जो आंसर मिले उसे हम डेटिव केस कहते हैं, यानी उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी ये लिविंग बीइंग होता है। ये लिविंग नॉन लिविंग चक्कर से ही हटा दो, ये इंडियन राइटर लिख के दे गए, इसकी पर्ची बना लो, ये काम नहीं आएगा भाई। लिविंग नॉन लिविंग पढ़ोगे तो लिविंग तो ये भी हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट याद रखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज रिप्लाई ऑफ व्हाट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज रिप्लाई ऑफ whom। whom मतलब किसको या किनको। मैंने कहा आई सा राम, आई सा whom, किसको देखा, राम को। तो राम क्या हो गए, राम हो गए हमारे कौन से ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डेटिव केस। तो इसको डेटिव केस क्यों कहा, इसको इनडायरेक्ट क्यों कहा? क्यों इसको इनडायरेक्ट कहा और क्यों इसको डायरेक्ट कहा?
वो ऐसा है, ये व्हाट का रिप्लाई है, और ऐसा है वो whom का रिप्लाई है, ये ना बताओ। ये तो पहचानने का तरीका हो गया। क्यों कहा इसको डायरेक्ट और क्यों कहा इसको इनडायरेक्ट? कोई वजह होगी ना। अरे कोई तो वजह होगी, यूं ही हर कोई बेवफा नहीं होता, वजह होगी कोई, बताओ। बताओ क्या वजह है? सब ऐसे ही है, सब क्या बताएं। देखो, समझने के लिए ग्रामर तुम्हें ललक होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। समझो हमारी बात को। इस केस में अगर सेंटेंस को उल्टा करोगे, आई तो रोट कर सकता लेटर को, लेकिन लेटर कभी आई को रोट नहीं कर सकता। ये हमेशा एक ही फ्लो में चलेगा। अगर अपोजिट फ्लो में ले जाओगे तो वॉइस बदलना पड़ जाएगा तुमको। तुमको लिखना पड़ जाएगा अ लेटर वाज रिटन। एक ही फ्लो है, डायरेक्ट। आई किल्ड अ रैट हो सकता है, रैट किल्ड आई नहीं हो सकता, रैट किल्ड मी नहीं हो सकता। एक ही फ्लो है, डायरेक्ट। लेकिन ध्यान से देखो, आई सा राम भी हो सकता है एंड राम सा मी भी हो सकता है। यहां ये फ्लो भी बन सकता है, ये फ्लो भी बन सकता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, इसलिए इसको डेटिव केस कहा जाता है। कहां लिखी है बातें? कहीं नहीं लिखी हैं। कैसे बता रहे हो? एक्सपीरियंस है। कै साल के हो? 23। कहां से लाए एक्सपीरियंस? 2012 से बेटा रिसर्च कर रहा हूं इंग्लिश के ऊपर। कुछ लोग बोल देंगे पगलप्पन की बातें हैं, मानने रहो, मुझसे कोई फर्क नहीं है। जिसको सीखना होगा सीखेगा, नहीं सीखना होगा तो घंटा घर देखो। हाँ, और क्या कहें बताओ। चलो, एक तीसरा ऑब्जेक्ट आता है। थैंक यू एवरीवन। आयुष, चेतना, हिमांशु, सूरज, नाविक, आयुष, शुभम, निधि, अविरल। अरे बेटा, जब यू आर ग्रेट कह दिया तो है ना लगाओ, है? जैसे मैं एक बार क्लास 6 में डांट खाया था, 7th में। सर ने कहा लिखो पिताजी दफ्तर जाते हैं, तो हमने लिखा फादर जी। हमने लिखा फादर जी। हम ठहरे देहाती, साथ क्या निभाएंगे? तो बोले फादर जी नहीं होता, फादर। अच्छा, अब बच्चों में तीसरा ऑब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं। आज मैं पूरे जोश में हूं बच्चा, क्लास हो सकता 7-8 बजे तक खिंच जाए, हो सकता अभी बंद हो जाए। मेरी बात का ज्यादा भरोसा मत किया करो, क्योंकि जिसपे तुम भरोसा करते हो वही तुम्हारा भरोसा तोड़ देता है। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कॉन्गेट ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मन लगा करके पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो। कॉन्गेट ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? अरे एक, आपने पढ़ा होगा ना कि वो संयुग्मी से गुणा कराने पर, कंजुगेट नंबर्स मैथमेटिक्स में, ये क्या होता था? अगर ऐसे होता था कुछ तो हम लोग ऐसे गुणा करा देते थे, x-1 x+1 ऐसे कुछ करते थे। नीचे माइनस होता था, ऊपर भी माइनस, संयुग्मी से गुणा कर देते थे, ऐसा कुछ था। तो कॉन्गेट ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ध्यान दो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने वर्ब से ही फॉर्म होता है। द ऑब्जेक्ट दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम देयर ओन वर्ब, जो अपने ओन वर्ब से डिराइव होगा, अपने ही घर में पैदा होगा, सेम रूट से निकलेगा, जिसमें वर्ब कही जाएगी वही आ जाएगा। क्या मतलब? जैसे देखो, आई फॉट अ फाइट,
अब ये जो फाइट है ये इसी फॉट वर्ब से निकली है। तुम, और एक चीज बताऊं, इसको लिखो या ना लिखो वो मीनिंग तब भी अंडरस्टूड है। आई फॉट, क्या फॉट करोगे? गले लगोगे फॉट करने में कि हो ताली बजाओगे? क्या करोगे फॉट करने में? लात घूसा चलेगा। हमारे एक आचार्य जी थे हिंदी के, याद आ गई उनकी पंक्तियां, अब वो नहीं रहे दुनिया में, बहुत मस्त थे वो, अनिरुद्ध सिंह सेंगर सर। उनका एक बड़ा अच्छा स्लोगन था, वो बड़े अच्छे से कहते थे, याद है? लात घूसा कमर मध्य, लात घूसा कमर मध्य और चटकनम मुख भंजनम। लात घूसा कमर मध्य, चटकनम मुख भंजनम और चरण दासी शीश मध्य बारंबारम धड़ाधड़म। बड़ा शानदार कहते थे वो, मुझे अभी भी याद है। तो इसको लिखो या ना लिखो। अभी मैं उस दिन देख रहा था, मैं पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा, 2 कौड़ी के पब्लिकेशन 60 रुपए की किताबें बेचते, कहते हैं हमारे 50 मॉक लगा लो, इससे तुम्हारा पेपर निकल जाएगा एयरफोर्स वाई ग्रुप का। बच्चों को ठगी कर रहे हो। कोई आया चिल्ला दिया, एक क्लास सब खल्लास, 12 घंटे क्लास लगाई, पेपर निकल जाएगा तुम्हारा। फिर 1 महीना काहे पढ़ाया? जंग अभी जारी है, मार तुम बच्चे को, वहां तुम राक्षसी बनाए दे रहे हो, काहे इतना पढ़ा रहे हो? जंग अभी जारी है। बच्चा भी खूब दीवाना, खाए धुन मां, खाए धुन मां, खाए धुन मां, चल रहा खूब। कहता सर जी प्रैक्टिस कराओ प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट इनको एक नहीं आते, एकदम ठरकी, और करेंगे प्रैक्टिस। मैंने कहा लगाओ प्रैक्टिस सेट, जो ना है पूछो, कहीं सब हो गया, इसमें डाउट है। ने क्या डाउट है? सेंटेंस उसने दिखाया, मैं बच्चे भी कुछ जान भी जाएंगे। सेंटेंस लिखा था, इट इज रेनिंग, पहुंच गए, इट इज रेनिंग आउटसाइड। मॉडल का क्वेश्चन था, फुल स्टॉप, यू डैट डैट डैश गो। तो यहां पे बच्चों ने कहा नीड नॉट आएगा, नीड नॉट आएगा। हमने कहा नीड नॉट आएगा वो तो ठीक है, सेंटेंस ही गलत है। क्यों? क्योंकि रेन तो हमेशा ही आउटसाइड होगी, कि घर के अंदर भी बरसात होगी। ये हाल है हमारे यहां, चल रहा मॉक। ये जितने एग्जाम कराने वाली संस्थाएं हैं, चाहे जो एग्जाम कराती हो, वो चाहे यूपीएससी कराती हो या एसएससी कराती हो, मैं पर्टिकुलर इंग्लिश की बात कर रहा हूं, इनमें हर साल आप उठा के पेपर देखिए, कहीं ना कहीं आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक मिलेगी, शुद्ध दे ही नहीं पाते ये। क्या कर लें बताओ? 4 ऑप्शन दे रहे हैं, चारों गलत है, अब बच्चा मजबूरी में भरेगा ही, कौन जाके बहस करे? ये है तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम। बचपन से पढ़ाया जा रहा है H2O से पानी बनेगा, पानी बना के सप्लाई कर दो रेगिस्तान में, बहुत सारी रिएक्शन होती है जहां से ऑक्सीजन निकलती, हाइड्रोजन तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में, बनाओ पानी। लेकिन पढ़े जा रहे हैं हाइड्रोजन से पानी बनेगा, H2O से। तुमने पढ़ा होगा ना, ऑक्सीजन कभी सिंगल रह ही नहीं सकता, तुरंत O2 हो जाएगा। तो H2O में तुम सिंगल कैसे दिखा देते हो? एक तरफ ये कहेंगे, एक तरफ ये कहेंगे, पता नहीं क्या सिस्टम है एजुकेशन का, बैलेंस कर रहा है रिएक्शन, रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं। आई फॉट अ फाइट, एक और हो सकता है, आई रैन अ रेस। अबे क्या दौड़ोगे भैया, रेस ही तो दौड़ोगे, रेस ही तो दौड़ोगे। ये भी कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? अब यहां लोग चिल्लाएंगे आई रैन व्हाट, तो कहेंगे रेस, कहेंगे लो डायरेक्ट हो गया। ऑप्शन में नहीं देगा डायरेक्ट, ये कॉन्गेट ऑब्जेक्ट है। कौन समझाए?
एडवर्बियल ऑब्जेक्ट, ये लो, ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट, हाँ कितने लोग देख रहे हैं? अफजल मिश्रा देखो डायलॉग मार रहे हैं, कह रहे हैं सर यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। अच्छा, इन एवरी फील्ड, एवरी फील्ड का मतलब क्या होता है? एवरी फील्ड का मतलब क्या होता है? ओनली इन एजुकेशन फील्ड। एवरी फील्ड का मतलब क्या? यू आर ग्रेट सर। नाविक आयुष, आई रहना मैराथन, ये भी रॉन्ग है। रॉन्ग वांग कुछ नहीं है, मैराथन ये मान के चलना कि ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट कौन सा है वो समझ के चलना। ऋषभ गुप्ता, यस। पढ़ो बात को, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? टाइम की बात करेगा तो एडवर्बियल ऑब्जेक्ट, प्लेस की बात करने लगे तो एडवर्बियल ऑब्जेक्ट, अभी आगे फ्रेज पढ़ाऊंगा तब रिलेट करूंगा। नाप तोल की बात करने लगे, मेजरमेंट, नाप तोल लिख दे रहा हूं हिंदी वालों, तो भी एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। ही वेंट, हटाओ वेंट, ही रैन 10 किलोमीटर। अब ये 10 किलोमीटर क्या है? वो ऐसा है, रैन तो इंट्रांसिटिव वर्ब है और इंट्रांसिटिव के साथ ऑब्जेक्ट आता नहीं है, तो ये 10 किलोमीटर कैसे जुड़ा? उत्तर चाहिए मुझको, क्योंकि ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। ही रैन हाउ मेनी किलोमीटर्स, मेजरमेंट। पूरा साल रोता रहा, ही वेप्ट ऑल द ईयर, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। ओ नहीं, हम केवल एडवर्ब मानेंगे। डिटरमाइनर के बाद आया नाउन, और ये ऑल देखो बी कैटेगरी का डिटरमाइनर है, और दा देखो ए कैटेगरी का डिटरमाइनर है, और दोनों डिटरमाइनर भले ही अलग अलग कैटेगरी के एक साथ आ सकते हैं। तो ये डिटरमाइनर, ये नाउन, डिटरमाइनर नाउन को एडवर्ब मानोगे? नाउन तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो देखो बन गया ऑब्जेक्ट। कौन सा? एडवर्बियल। फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। ताली बजाने से ग्रामर आती तब तो ढोलक भी हम तुमको दे देते। ये मेरा बच्चा, नीतीश कुमार खुश रहो, लॉर्ड जी, राम राम भाई, राम राम। आर्यन पटेल लिख रहे हैं, कुछ भी कहो बोर नहीं होता हूं आपकी क्लास में। हाँ, हमें बेटा देख लो, क्या बताएं, बोर उसी की क्लास में होगे जो खुद बोर होकर के पैदा हुआ है। बोर उसी की क्लास में होगे जो किताब की चाशनी ऐसे लपेट के तुमको पढ़ाएगा। किताबें गलत नहीं है, उसका नाम है पुस्तक, उस तक पहुंचाती है वो। लेकिन डिक्टो वही छाप दो तो बच्चे किताब दे दो ना खरीद के, खुद पढ़ ले। बच्चा है हमसे कहे हमको वही पढ़ाओ जो किताब में लिखा, बाहर मत जाना, तो हम कह देंगे जाओ किताब खरीद लो बाहर से। तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा तो खुलापन मिलना चाहिए कि कोई पूछे तो हाँ समझा सको। किसी ने कहा ये ऐसे कैसे हुआ, तुम कहते हो ऐसे हो गया, वो किताब में पढ़ा था तो ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ, मचल के आंसर दे दो एकदम। अनारकली बनने से ग्रामर नहीं आती है, नाजुक कली बनना पड़ता है।
आओ बेटा, धन्यवाद, अल्लाह आपको सुखी रखे। कितने पढ़ा दिए? चलो बताओ, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है? और क्यों होता है ये भी बताओ। बेटा एक गिलास में पानी लाओ। अरे वो का गिलास लाओ, उसमें शर्माए क्या, भूख लगी तो खा रहे हैं, लाइव चल रहा है, क्या अनशन पे बैठ जाए? चलो सभी लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एक तो हमारे घर वाले मिर्चा डाल देते हैं खाने में ताकि हम कम खा पाए। अरे पानी लेने गया, कुआं खोद रहा भैया। धन्यवाद बेटा। अब पानी पी तभी पढ़ाएंगे, देखो कि तीखा बहुत जोर लग रहा है। एकदम मजा आ गई। देखो देखो देखो, कोई कमेंट वमेंट तो नहीं आया है? सबका कमेंट आया है, मैं खूब पढ़ रहा हूं। धन्यवाद धन्यवाद सभी को। ही वाज अवार्डेड अ बुक। ये देखो, चैट चैट खेल रहे हैं, फोटो लाइक कमेंट कर रहे हैं, और ये रिमूव कर रहे थे। खोलो फोन तो खोलो, लाओ दिखा दें यूट्यूब पर। नहीं उस दिन हमसे बहुत ब्रह्मचारी होने की वादा कर रहे थे ना। ही वाज अवार्डेड अ बुक, लिसन हिम। ही वाज अवार्डेड अ बुक। अरे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट के बारे में न्यू सर्वे ऑफ जनरल इंग्लिश ने लिखा कि पैसिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। पहले समझ लो फिर नोट करना, नहीं दिमाग चकराएगा। ही वाज अवार्डेड व्हाट, कहीं ना बुक तो कहीं लो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हो सकता है तुम्हारे मॉडर्न ग्रामेरियन इस लेवल की नॉलेज ना रखते हो तो दे दे तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन डायरेक्ट और रिटेन्ड अगर दोनों दे दिया तो फिर रिटेन्ड पे ही जाओगे, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं जा पाओगे।
बड़ा सिंपल सा फंडा है, तुम बिना मिश्रा फालतू में इतना पढ़ा रहे हो। एक डायरेक्ट पाया जाता है हमारे यहाँ, एक इनडायरेक्ट पाया जाता है, कहीं बस हो गया काम, पेपर भी इतना निकल जाता है। हम तब के लिए बता रहे हैं, उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो बच्चे इंग्लिश को एज सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। आज इंग्लिश ना सीख पाने की विडंबना क्या है? कुछ लोग प्रशंसक बन जाएंगे, कुछ लोग समीक्षक बन जाएंगे, कुछ लोग निंदक बन जाएंगे, लेकिन सीखने के नाम पे कोई आगे नहीं आएगा। तो कहां इंग्लिश सीख जाओगे? वो हमें दो मैराथन, दो लंबी लंबी टॉपर बनना है, उसे टॉपर नहीं बन पाओगे। 4 दे दो, कैप्सूल है क्या? साल भर तुम्हें तपना पड़ेगा, 2-2, 3-3 घंटा रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, तब ढिंचिंग ढिंचिंग सीखोगे। अरे बकैया खेल, बच्चा देखो छोटा सा, करवट बदलने में बड़ा एफर्ट लगता है, और तुमको लगता है इंग्लिश चलाए हो खूब, ऑनलाइन खूब गेम खेले हो, और पेपर के 2 दिन पहले कहते हो या यूट्यूब मुझे कुछ सिखा दो। पहला दिन का चिराग है। पढ़ना पढ़ाना दोनों बड़ी मेहनत का काम है, किसी के माई बाप की बपौती नहीं है सीख जाएगा 2 मिनट में। इसलिए कह रहा हूं कि हमारी क्लास में बस वही लोग टिके पाते हैं जो सच में ईमानदार हैं। बेईमान कोई होगा टिक ही नहीं पाएगा, उतनी देर बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, और 2-3 गरिया आग भाग जाएगा। अब ये बातें कहो तो लोग कहेंगे मेच्योरिटी कम है। लिए रहो अपनी मेच्योरिटी अपने पास। हम प्रश्न भी देते रहते हैं, उत्तर भी करते रहते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड अ बुक, ये रिटेन्ड ऑब्जेक्ट है। रिटेन क्यों कहा गया? रिटेन का मतलब बताओ। अरे सर्च करके बताओ बेटा, रिटेन का मतलब बताओ मुझे, कुछ तो अपनी बुद्धि लगाओ। मतलब होता है पैसिव वर्ब के बाद का जो ऑब्जेक्ट है वो रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। पैसिव वर्ब है, ये कैसे पहचाने? ध्यान रखना, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, जब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो उसको ही क्या कहा जाता है? उसको ही पैसिव कहा जाता है। और ये एक्शन वर्ब होती है, ध्यान रखना मित्र, ये स्टेट बताएगी तो एडजेक्टिव बन जाएगी। ये एक्शन वर्ब होती है, अवॉइड करना कि एक्शन वर्ब है। अब ये देखो बच गया ना ऑब्जेक्ट, हाँ ये रिटेन्ड ऑब्जेक्ट है। क्यों बच गया, क्यों रिटेन्ड, मैं बताता हूं। सेंटेंस ये लिखा था, आई अवॉर्डेड हिम बुक है, बुक लो लिख दिया, तो 2 ऑब्जेक्ट थे। चाहे इसको पहले ले जाओ पैसिव बनाने, चाहे इसको पहले ले जाओ, ऐसे भी लिखा जा सकता था। अब बुक वाज अवॉर्डेड हिम, बाई में लिखो चाहे ना लिखो, पैसिव में पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ही वाज अवॉर्डेड अ बुक। अब ये जो दोनों बच रहा है, एक होम का रिप्लाई है और एक व्हाट का रिप्लाई है, इसके बावजूद भी इसे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहा जाएगा क्योंकि ये पैसिव वर्ब के बाद लिखा है। मित्र हमेशा ये बात ध्यान रखना, पैसिव वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखा गया तो उसे कौन सा ऑब्जेक्ट कहा जाएगा? उसे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? थैंक यू नाविक आयुष। नविक आयुष, नाविक है, नविक आयुष
आप कृपया करके अपने नाम का मतलब बताएं। रोमन रिंग्स का कमेंट आ रहा है, देखिए बहुत अच्छे रोमन रिंग्स हमारे स्टूडेंट रहे हैं और बहुत अच्छे ये पढ़ने में भी थे। और मुझे जहां तक याद है कि इन्होंने हमसे ऑफलाइन में भी पढ़ा, पहले यूट्यूब पर पढ़ते थे, फिर घर भी मिलने आए, और काकादेव ब्रांच में छपेड़ा पे जब मैं पढ़ाता था तो वहां पे भी इन्होंने हमसे पढ़ा। तो कह रहे हैं कि सर भैया मेरा मर्चेंट नेवी एग्जाम क्लियर हो गया है, 24 जनवरी को मेडिकल था, पर पेरेंट डोंट परमिट मी, डिड नॉट परमिट मी, बेटा 24 जनवरी पास्ट हो गया, डिड नॉट परमिट मी टू ज्वाइन दिस, नहीं दैट हो जाएगा बेटा, दैट जॉब आपको कॉल पर बताऊंगा, थैंक यू सो मच। अच्छा 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 अच्छा, नाविक आयुष, ठीक है बेटा, समझ गए, समझा दिया तुमने हमको, अब समझो। कितने हो गए? छठवां देखो, इंटरजेक्शनल, इंटरजेक्शनल ऑब्जेक्ट, ये लो। अरे इंटरजेक्शनल ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे सडन फीलिंग एक्सप्लोर हो जाती है, पॉइंट आउट हो जाती है। तुमने सुना होगा ओ गॉड, ओ गॉड को क्या कहोगे? हाउ कैन आई फेस इट? ओ गॉड हाउ क्रूलेस यू आर, गॉड के लिए मैं क्रूलेस वर्ड नहीं बनता, क्रू होता है, क्रू ना, वही वाला क्रू, क्रूलेस नहीं बना सकते। उसका भी जैसे चेंजमेंट कोई वर्ड नहीं होता, उसे क्रूलेस भी नहीं होगा। लेस कहां लगाते हैं वो हम बताएंगे वर्ड फॉर्मेशन में। 2600 वर्ड के ऊपर मैंने रिसर्च करी है वर्ड फॉर्मेशन की, कि किस तरीके से उनको फॉर्म किया जाता है। मैंने वर्ड फाइल पे बना रखा है, किसी दिन मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो अब इसको कौन सा ऑब्जेक्ट कहोगे? ये है इंटरजेक्शनल ऑब्जेक्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और एक ऑब्जेक्ट है रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट, वो आप सभी लोग समझते हो बेटा। रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं होते, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे मैंने कहा आई विल किल माई सेल्फ, मैं खुद को मार डालूंगा, माई सेल्फ, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक में क्या अंतर होता है तो हम सीखेंगे, बट जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं इसमें सेल्फ या सेल्फ लग के आ जाता है, वो रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं। क्यों आते हैं ये भी सिखाएंगे जब आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऋषभ गुप्ता कह सकते हो भैया। रोमन रिंग्स कह रहे हैं सर आपकी कृपा है, नहीं रोमन कृपा नहीं भैया, आपने भी सपोर्ट किया, हमने भी सपोर्ट किया। तो ये हमने आप लोगों को क्या बताया भैया? ये हमने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव केस थोड़ा सा बताया, ठीक।
और मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव केस में आप लोगों ने भरपूर मजा लिया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट के कितने टाइप होते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो भी सब तुमको बताएंगे। अब तुम्हारे मन में होगा आज ही बता दो, तो ना बताइए, हमारा मन नहीं हो रहा पढ़ाने का, अब हम कल ही पढ़ाएंगे। क्यों नहीं मन हो रहा, क्योंकि हम भी सुबह जाते हैं थक, हमको अपना भी पढ़ना होता है, नई नई रिसर्च करनी होती है। ठीक है बच्चों, अब लो। अच्छा, किसी को कहीं से कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो। मुझे आज सेशन लेने में बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। पहले तो हम लेट आए 6:15 घर, तो हमको लगा कि आज का बैच कैंसिल ही कर देना चाहिए, लेकिन यहां पहुंचे तो उमंग जी ने सब सेट कर रखा था, तो कैमरे के सामने फिर मुझसे रुका नहीं गया, मैंने कहा शुरू हो जाओ। प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये संडे लंबी क्लास लूंगा किसी एक टॉपिक पर। आधे बच्चे हंस रहे होंगे कि भैया जो कहते हैं करते नहीं, काहे करें, काहे करें। एक मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि जो प्रॉमिस होता है ना, वो सबसे बड़ा ड्रग्स होता है। एक बार लोग कर लेते हैं, फिर उसी प्रॉमिस किया, यहां कर दो, तोड़ तो बात खत्म। तुम इतने बड़े कहां हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि मजाक कर रहे हैं। संडे मैं क्लास आपकी इस बार प्लान कर रहा हूं, सब कुछ ठीक रहा, मन ठीक रहा तो आपकी क्लास जरूर लेंगे। आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। एक आंख से अंधा, इन दोनों से ऑफ। यस यस, अभी बताते हैं, क्लास खत्म होने दो। रोमन रिंग्स खूब आशीर्वाद है, खूब आशीर्वाद है भैया। अच्छे से पेपर देने जाओ, और जब भी पेपर देने जाओ तो हमेशा अपने इष्ट को याद रखो, अपने ईश्वर को याद रखो, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस करहि सो तिस फल चाखा। कर्म प्रधान है, आप कर्म करते रहिए। गीता जी का सिद्धांत है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, कर्म करिए खूब अच्छे से, परिणाम की चिंता मत करिए, पूरे जोश के साथ आप कर्म करिए, निश्चित है आपको उसका अच्छा सा फल मिलेगा। किसी को और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। उपनयन साहब खुश रहो। अमोक भाई सॉरी, कल तुम्हारा फोन नहीं मैं पिक कर पाया, अभी कॉल करना। पीडीएफ यार ना मांगो, देखो मेरी इतनी अच्छी राइटिंग वाइटिंग है ना, एकदम चिलगोजा बना के लिखते हैं। उका मैं पीडीएफ तुमको दे दे, झूठ हुआ, मैं भगा भगा देख लेना यार। बोला है हमने वैसे थ्योरी, तुम्हें फिर भी सुन के ही लिखनी पड़ेगी, इसमें कुछ लिखा उखा तो हमने है नहीं। ईमानदारी से पढ़िए और रोज पढ़िए, मुस्कुराते हुए पढ़िए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर।